so in today's video we will be discussing about the second types of or forms of business organization, that is joint Hindu family. In the previous video I have told you कि business organization अलग टाइप की होती है, मतलब कि अगर हम कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हम लोग चला सकते हैं, किस तरीके का बिजनेस हम लोग खोल सकते हैं, अकेले खोल सकते हैं, लोगों के संग मिल के खोल सकते हैं, फैमिली मेम्बर के संग मिल के खोल सकते हैं, वो हम पे डिपेंड रहता है। तो हर एक फॉर्म को अलग अलग नाम दिया गया है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, कि जब एक अकेला इंसान बिजनेस चलाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होती है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होती है। As you can see in the screen itself, I have mentioned some points regarding आपका joint in the family. ठीक है, पहला point है, it refers to a form of organization wherein the business is owned and controlled, carried on by the members of the Hindu undivided family. Hindu undivided family मतलब जो आपकी joint families होती है। आपने देखा होगा आजकल दो तरीके की फैमिलीज होती हैं, एक होती है जॉइंट फैमिली, एक होती है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली आपकी बेसिकली वैसी फैमिलीज होती हैं जहाँ पे लोग अपने सक्सेसिव एंसेस्टर्स के साथ नहीं रहते हैं, मतलब कि कम से कम लोग होते हैं फैमिली में, बस मम्मी पापा बच्चे होते हैं, दादा दादी जी होते हैं, लेकिन चाचा चाचा इन सब चाची इन सबको नहीं एक साथ रखा जाता है। जॉइंट फैमिली में क्या होता है, जितने भी फैमिली के मेंबर्स होते हैं, चाहे आपके चाचा चाची हों, चाहे ताऊ जी ताई जी हों, कोई भी फैमिली कितने ही मेंबर्स हो, सब एक साथ मिल के रहते हैं। ठीक है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का ही मतलब वही हुआ कि जितने भी लोग हैं वो सब जॉइंट फैमिली बना के रहते हैं। ठीक है, सब एक साथ रहते हैं। It refers to a form of organization wherein the business is owned and carried on by the members of the Hindu undivided family. तो इस बिजनेस को कौन चलाता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, और इसको ओन भी कौन करता है, बिजनेस भी किसका होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स का। इट इज़ गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ। हिंदू लॉ इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो बिजनेस होता है, मतलब कि जो भी जॉइंट फैमिली के मेंबर्स उन्होंने एक साथ बिजनेस खोल लिया, तो वो उनका ही बिजनेस होगा, वही बिजनेस में सारे काम करेंगे, कैरी ऑन करेंगे, और वही बिजनेस के ओनर भी होंगे, मालिक भी होंगे। तो अब इसको पूरे उनके बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन कौन से लॉ में दिए गए? हिंदू लॉ में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा, द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस is birth in a particular family and 3 successive generation can be members in the business. मान लो आज मैंने अपने भाई और खुद के साथ, मतलब मेरे भाई ने एक बिज़नेस चलाया। ठीक है, फिर मेरी शादी होगी तभी वो बिज़नेस चल रहा था, फिर मेरे बच्चे हो गए तब भी वो बिज़नेस चल रहा था। तो जितने भी लोग होंगे इस रो में कनेक्टेड हैं कि मेरे बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे, वो सब इस बिजनेस का पार्ट होंगे, मालिक होंगे, मेंबर होंगे। ठीक है, भला ही वो माइनर क्यों ना हो, माइनर मतलब 18 ईयर्स से छोटे क्यों ना हो, तब भी उनको मेंबरशिप दी जाती है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली क्या हुआ कि एक फैमिली में जितने भी लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, उनके बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे और बच्चों के बच्चे, 3 जनरेशन तक के लोग जो हैं मेंबर्स एज अ मेंबर कैलकुलेट करेंगे उनके बर्थ से ही बिजनेस, मतलब कि पैदा होते हुए मेंबर बन जाएंगे 3 जनरेशन तक की। ठीक है, फिर उसके बाद आगे की 3 जनरेशन, तो ऐसे करते करते करते, जैसे कि मुकेश अंबानी और मुकेश अंबानी का बिजनेस है, तो मुकेश अंबानी का बेटा उन्हीं के बिजनेस में लगा हुआ है, फिर उनके बेटे का बेटा भी उन्हीं के बिजनेस में लगेगा, उनके बेटे का बेटा, उनके बेटे बेटा, ऐसे बेटा बेटा करते करते सब लोग उसी बिजनेस में लगे हुए हैं, और बाय बर्थ ही उनका डिसाइड हो जाता है कि वो उसी बिजनेस में रहेंगे, क्योंकि ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस है। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि आप सुनार की दुकान देखते हो, अधिकतर सुनार की दुकान पे आपको देखते होगे चाचा भाई ये सब बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक फैमिली का बिजनेस होता है, और फिर वो लोग जितने बच्चे वहाँ पे होते जाते हैं सब उसी बिजनेस में जुड़ते जाते हैं बाय बर्थ। जैसे वो पैदा होते हैं वैसे उनको डिसाइड किया जाता है कि वो उसी बिजनेस में जुड़ेंगे। अब उनको कोई और फ्यूचर ऑप्ट करना हो तो वो कर सकते हैं, करियर ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली उनको बाय बर्थ एज अ मेंबर इन द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस मान लिया जाता है। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HUF भी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है, द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली हु इज द एल्डेस्ट मेंबर एंड इज कॉल्ड द कर्ता। जो सबसे बड़ा मेंबर होता है बिजनेस का, वो कंट्रोल करता है बिजनेस को। सभी मेंबर्स क्या करेंगे, मेंबर्स की क्या लायबिलिटी है, वो सब वही कंट्रोल करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ता।
ठीक है। तो मान लो अगर किसी फैमिली में दादाजी हैं, फिर तुम्हारे पापा हैं, और फिर उनके बच्चे हैं, और बिजनेस सब एक ही दुकान में लगे हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो एल्डेस्ट मेंबर कौन हुआ? दादाजी। तो वही जो है बिजनेस को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि वही क्या हेड ऑफ द फैमिली है और एल्डेस्ट मेंबर है। ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ता। इसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट है, ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर एंड दे आर नोन एज को पार्सनस। अब जो कि हेड हुआ फैमिली का, जो कि एल्डेस्ट मेंबर हुआ, वो तो सबको कंट्रोल करने वाला बन जाएगा और उसको हम लोग बोलेंगे कर्ता। लेकिन जो अदर पार्टनर्स हैं, मतलब कि अदर जो लोग हैं जो बिजनेस से, उन्हीं की फैमिली के जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, वो भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं ना, वो भी तो पार्ट है बिजनेस का, वो भी तो ओनर है। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? को पार्सनर्स। क्या बोलते हैं? को पार्सनर्स। ठीक है, उनको भी इक्वल ओनरशिप राइट मिलता है। ठीक है, वो चाहे तो कोई चीज़ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनको हम लोग को पार्सनर्स बोलते हैं, क्योंकि वो बेसिकली वो कर्ता से छोटे होते हैं। अगर कर्ता ने उन्हें मना कर दिया कि ये चीज़ नहीं करनी है, तो वो नहीं कर पाएंगे, उनको पहले कर्ता से परमिशन लेनी पड़ेगी, भला ही वो ओनरशिप राइट इक्वल रखते हो। सारे ऑल मेंबर्स को, कर्ता को छोड़कर, मतलब कि जो हेड है बिजनेस का, उसको छोड़कर सारे और मेंबर्स को हम लोग को पार्टनर बोलते हैं, सबको इक्वल ओनरशिप राइट दिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा काम करना चाहता है, कोई न्यू काम करना चाहता है, तो उसे कर्ता से परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर बिजनेस में वो कुछ भी न्यू इंट्रोड्यूस करना चाहता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट आपका है, इट इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। ये वाली फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन केवल इंडिया में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती। ठीक है, और ये सबसे पुरानी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री की। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट कि हमारा हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली जो होती है, उनका जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस होता है HUF, जो HUF ऑर्गेनाइजेशन है, वो होती क्या है बेसिकली। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। एज यू कैन सी इन द स्क्रीन कि इस बिजनेस के टोटल 4 फीचर्स होते हैं। ठीक है, पहला वन कौन सा है? फॉर्मेशन। सेकंड कौन सा है? लायबिलिटी। थर्ड कौन सा है? कंट्रोल। एंड द फोर्थ कौन सा है? कंटिन्यूटी। पहले पढ़ते हैं फॉर्मेशन क्या होता है। For a joint Hindu family business, there should be at least 2 members in the family and the ancestral property to be inherited by them. मतलब कि एटलीस्ट 2 लोग तो होने चाहिए। एक इंसान अगर बिजनेस करेगा तो क्या कहलाएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप। तो एटलीस्ट 2 बिजनेस तो होने चाहिए फैमिली में जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, और उनके पास कोई उनकी पुरानी जो जायदाद प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लैंड होना चाहिए। ठीक है, पुरानी प्रॉपर्टी मतलब जो उनके एंसेस्टर्स छोड़ गए हों, जो उनके एल्डर्स छोड़ गए हों, जो कि उनको मिलेगी। ठीक है, द बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट एज मेंबरशिप इज बाय बर्थ। तो बिजनेस में किसी एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर 2 लोग मान लो आपके पापा और आपके चाचा जी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप दोनों हुए तो आप दोनों बाय बर्थ मेंबर बन गए, फिर आप दोनों के बच्चे हुए तो वो दोनों ही बाय बर्थ मेंबर बन गए। उन लोगों को कोई एग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि इसमें एक स्पेशल फीचर ये होता है कि बाय बर्थ उस फैमिली में जितने भी बच्चे होंगे वो क्या होंगे? मेंबर बनते जाएंगे। जैसे वो पैदा होंगे वैसे ही वो मेंबर बन जाते हैं। भले ही वो फ्यूचर में कोई भी करियर ऑप्ट करें, लेकिन उस टाइम पे वो मेंबर उस बिजनेस का बन जाते हैं। इट इज़ गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हिंदू लॉ इसको करता है। तो हिंदू लॉ का पूरा नाम क्या है? हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये उस लॉ का नाम है। ठीक है, और ये कब आया था? 1956 में ये लॉन्च हुआ था, ये एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट फॉर्मेशन में, किस तरीके से फॉर्मेशन होना चाहिए। कम से कम 2 लोग होने चाहिए और कोई एंसेस्टरल प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो उनके पास पहले से उनके एंसेस्टर्स ने दी हो, जो उनकी खुद की हो। ठीक है, और बिजनेस में मेंबरशिप बाय बर्थ ही आ जाएगी। और किस एक्ट के द्वारा रेगुलेट होता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो कि कब लागू हुआ था? 1956 में। अब आते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट में, दैट इज लायबिलिटी। ठीक है, तो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी का बेसिक मतलब यही होता है कि हमारा ऑब्लिगेशन कितना है, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं बिजनेस की तरफ। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या होता है। द लायबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड टू देयर शेयर ऑफ को पर्सनरी प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। मतलब कि देखो क्या होता है, जो कर्ता होगा, जो हेड होगा बिजनेस का, जो एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली का, वो हेड होता है बिजनेस का। अब वो जो हेड होगा उसके ऊपर तो अनएक्सपेक्टेड अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, जो भी गड़बड़ होगी बिजनेस में उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई जाएगी, क्योंकि वो क्या है? हेड है बिजनेस का। ठीक है, लेकिन जो अदर मेंबर्स होते हैं, जो उसके बच्चे होते हैं, जो कि मेंबर बन गए होते हैं, जो बिजनेस को चला रहे होते हैं, उनको जितना शेयर मिल रहा होगा प्रॉफिट का, उतना ही उनको लायबिलिटी का शेयर भी मिलेगा। ठीक है,
द कर्ता हाउएवर हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा है कंट्रोल। द कंट्रोल ऑफ द फैमिली बिजनेस लाइज विद द कर्ता। फैमिली बिजनेस का कंट्रोल किसके पास रहता है? कर्ता के पास। जो हेड ऑफ द फैमिली है, एल्डेस्ट मेंबर है, उसी को सब कुछ देखना पड़ेगा क्योंकि वही तो बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है। ही टेक्स ऑल द डिसीजन एंड इज ऑथोराइज टू मैनेज द बिजनेस। उसको सारे डिसीजन बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, अगर आपको कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कोई भी चेंज लाना है बिजनेस में, तो आपको कर्ता से आके परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो हाँ कर देगा तभी आप ला सकते हो, ऐसे नहीं ला सकते क्योंकि सारे मेजर डिसीजन वही लेते हैं। कर्ता, द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज रिगार्डेड एज द हेड ऑफ द बिजनेस ऑफ HUF। द कर्ता हाउएवर हिज डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन द अदर मेंबर्स। उसके डिसीजन बाइंडिंग होते हैं अदर मेंबर्स पे। मतलब कि अगर उसने कोई डिसीजन ले लिया कि आज ये होना है, बिजनेस में ये नई चीज़ आनी है, या फिर इस मेंबर को हम लोग निकाल रहे हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर उसने ऐसा कोई डिसीजन ले लिया तो सारे मेंबर्स को उसको फॉलो करना पड़ेगा। मान लो उसने कह दिया कि कल से सारे लोग दुकान 5 बजे 9 बजे तक आ जाएंगे, तो कोई भी घर का मेंबर 9 बजे के बाद नहीं आ सकता। फिर उसको अगर कोई आ रहा है तो एक्सप्लेनेशन, उसका रीज़न कि क्यों आया लेट, किसको देना पड़ेगा? कर्ता को, दैट इज द हेड ऑफ द बिजनेस और द एल्डर मेंबर ऑफ द फैमिली। लास्ट एंड द फोर्थ पॉइंट इज कंटिन्यूटी। द बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता। अगर कर्ता मर भी गया तो भी बिजनेस चलता रहेगा। ठीक है। लेकिन अब वो वाला कर्ता तो मर गया ना। मान लो दादाजी की डेथ हो गई, तो अब कौन कर्ता बनेगा? जो घर का सबसे बड़ा पर्सन होगा उस समय। मान लो आपके पापा, दादा और चाचा बिजनेस चला रहे हैं और आप लोग भी जुड़े हुए बिजनेस से, और दादाजी की डेथ हो गई, तो अब बिजनेस से कर्ता तो चला गया, लेकिन अब एक नया कर्ता बन जाएगा क्योंकि आपके पापा बड़े हैं तो वो कर्ता बन जाएंगे। ठीक है। तो जो हमेशा, अगर पुराना कर्ता चला गया, वो मर गया, तो उसके मरने के बाद जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली का, वो कर्ता बन जाता है। ठीक है। As the next family member take up the position of the कर्ता, leaving the business stable। बिजनेस वैसे कभी ऐसे चलता रहता है, बस कर्ता चेंज हो जाता है। द बिजनेस कैन हाउएवर बी टर्मिनेटेड विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द मेंबर। अब मान लो अगर कर्ता मर गया, दादाजी की डेथ हो गई, और तुम्हारे पापा और चाचा जी ने डिसाइड किया कि अब हम लोग बिजनेस नहीं करना चाहते हैं ये वाला, तो वो लोग अपने म्यूचुअल कंसेंट से, म्यूचुअल कंसेंट मतलब हाँ होनी चाहिए, हम किसी को फोर्स ना करें, उसकी खुद की मन हो कुछ करने का, तो वो कहलाती कंसेंट। म्यूचुअल मतलब दोनों लोगों का कंसेंट। तो अगर मान लो बाकी जो मेंबर्स हैं वो लोग ये कहें कि हाँ ठीक है, इस बिजनेस को डिसॉल्व कर दो, दादी तो रहे नहीं, करता तो रहे नहीं, अब क्या करेंगे बिजनेस चला के, तो वो लोग अपनी म्यूचुअल कंसेंट से इस पुराने बिजनेस को डिसॉल्व भी कर सकते हैं और अपना नया कुछ स्टार्ट कर सकते हैं इफ़ दे वांट। ठीक है। तो दीज आर द 4 फीचर वी हैव डिस्कस टुडे रिगार्डिंग आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पहला था फॉर्मेशन, दूसरा था लाइबिलिटी, तीसरा था कंट्रोल, एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन वाज कंटिन्यूटी। तो दीज वर द 4 पॉइंट्स रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ ए बिजनेस। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में आई विल टेल यू कि आपकी मैरिट्स, डिमेरिट्स और अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मैरिट डिमेरिट किसके डिस्कस करेंगे? HUF के। ठीक है। सो टिल देन सी द वीडियो एंड मेक्स द नोट एंड सी। थैंक यू।